बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास को हड्डियों के दर्द की बीमारी थी। वो रात दिन घुटने पकड़कर बैठी रहती और कोई काम न करती। अब मैं सास को ताने देने लगी क्योंकि वो बोझ बन गई थी। शौहर को सास के खिलाफ कर दिया तो सास बोली, बेटी खुदा की लाठी बे आवाज है, अल्लाह से डर। ये सुनते ही मैंने सास को बहुत गालियां दी और रात ऐसा ड्रामा किया कि शौहर सास को दारुल अमान छोड़ आया। मैं अब मजे से रहने लगी। जब एक रात अचानक कमर में दर्द शुरू हुआ, शौहर अस्पताल ले गया तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर अफसोस से मुझे देखने लगे। मेरी दुनिया उजड़ गई जब डॉक्टर ने अफसोस से कहा कि मेरा शौहर अपनी मां का इकलौता बेटा था, जिसे शादी के कई सालों बाद मेरी सास ने मन्नत और मुरादों से पाया था। अदनान के अब्बा तो उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए। अदनान की मां ने तन्हा अदनान की परवरिश की। उन्होंने मां और बाप दोनों का प्यार अदनान को दिया। दुनिया की सर्द और गर्म हवाओं से बचा कर रखा। पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाने के बाद वो अदनान के लिए रिश्ता ढूंढने लगी। हमारा और अदनान का घर एक ही मोहल्ले में था। इत्तेफाक से मेरे वालिदैन भी मेरे रिश्ते की तलाश में थे। एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद हम दोनों घरों की आपस में कुछ खास सलाम दुआ नहीं थी। जैसे ही रिश्ते वाले ने अदनान की अम्मा को बताया कि नसरीन बहन, तुम क्यों इधर उधर मारे मारे फिर रही हो, रिश्ता तो अपने मोहल्ले में ही मौजूद है, वो भी खानदानी और इज्जतदार लोग। अम्मा तजुस्से से बोली, अच्छा रजिया, क्या तुमने लड़की को देखा है? रिश्ते वाली रजिया बोली, हाँ हाँ, लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सादतमंद और नेक बच्ची है। हमारी तो अपनी आंखों के सामने वो पल कर बड़ी हुई है। अपनी वो गली के नुक्कड़ वाले खुर्शीद साहब है ना, उन्हीं की बेटी है माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छा घराना है, उन्हीं की बेटी है माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा घराना है उनका। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। वैसे भी वो आजकल अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ये ना हो कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। नहीं नहीं रजिया, तुम अदनान के रिश्ते की बात चलाओ, बाकी जो खुदा को मंजूर हुआ। बस मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी इज्जत दे। रजिया बोली, नसरीन बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो? जैसा आजकल का दौर चल रहा है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ और आज ही खुर्शीद साहब से इस रिश्ते के बारे में बात करूंगी। अम्मा बोली, हाँ हाँ जरूर, बस जल्दी से मैं चाहती हूँ कि मेरे अदनान की शादी हो जाए। मैं जल्द अज जल्द ये फर्ज अदा करना चाहती हूँ। रजिया निमकों से भरी प्लेट अपने दुपट्टे में डाले लेकर चली गई। शाम को जब अदनान जॉब से वापस घर आया तो मेरी सास पहले से ही उसकी मुंतजिर थी। वो बोली, अदनान बेटा, रजिया ने तुम्हारे लिए एक लड़की बताई है। अदनान तौलिए से हाथ साफ करते हुए बोला, देख ले अम्मा, मैंने तो सब आप पर छोड़ा हुआ है। जिससे आप कहेंगी मैं उसी से शादी करूंगा। अदनान की माँ बोली, जीते रहो बेटे, मैंने रजिया से कहा है कि वो बात आगे चलाए। वैसे भी लड़की हमारे मोहल्ले की है। अदनान हैरत से अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, मोहल्ले की? अदनान की माँ बोली, हाँ, वो अपनी गली में जो खुर्शीद साहब है ना, वो भी आजकल अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश में है। रजिया कह रही थी कि लड़की बहुत सादतमंद और सलीकामंद है। मुझे तो बस ऐसी ही बहू चाहिए जिसे हर चीज का सलीका हो, चाहे वो फिर मोहल्ले में ही क्यों ना हो। अदनान तौलिया स्टैंड पर रखते हुए बोला, अम्मा जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अगले दिन जब रजिया आई तो वो बहुत खुश थी, जिससे अदनान की माँ को भी अंदाजा हो गया कि बात बन गई है। अगले दिन मेरी सास मुझे देखने के लिए आई तो मैं नजरें झुकाए सादतमंदी का मुजाहरा करने लगी। मेरी सास ने मुझे पहली नजर में ही पसंद कर लिया और यूं मैं गली के उस नुक्कड़ से ब्याह कर अदनान के घर आ गई। शादी के पहली सुबह ही अदनान मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर अपनी माँ के घुटने से लगकर बैठ गया। कितनी ही देर में कमरे में अदनान का इंतजार करती रही। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं छोड़कर जाता है। शादी के एक हफ्ते बाद मैंने और अदनान ने प्लान किया कि हम खाना बाहर खाएंगे। अदनान बोले, मरियम तुम यहीं रुको, मैं अम्मा से इजाजत ले आऊं। मैं मुंह में बड़बड़ाने लगी, इजाजत तो ऐसे ले रहे हो जैसे दूध पीते बच्चे हो। अम्मा बोली, तुम लोग तो बाहर जा रहे हो, बाहर से ही खाना खाओगे। मरियम से कहो कि जाने से पहले मेरे लिए खाना बना दे। अदनान मेरे बिगड़ते हुए मूड की परवाह किए बगैर बोला, मरियम पहले तुम अम्मा के लिए खाना बना दो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे आते ही अदनान की अम्मा ने मामा सास वाला बर्ताव शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि मैं इस घर में नई नवेली ब्याह कराई थी तो मैं नहीं चाहती थी कि अदनान मुझसे बदजन हो, इसीलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई। रात हम काफी देर घूम फिर कर जब घर लौटे तो घर आते ही अदनान सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। अम्मा के कमरे की तरफ जाते हुए देखकर मैं बोली, अदनान आप कहाँ जा रहे हैं? अदनान बोला, मैं अम्मा को देख रहा हूँ, खामखा में वो परेशान हो रही होंगी, मुझे देखकर उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हम घर आ चुके हैं। ये कहकर अदनान चला गया और मैं जल भून कर कमरे में चली गई। अदनान को अपनी माँ के पास गए हुए काफी देर हो चुकी थी।
एक तो ये इनकी चमचागिरी ही खत्म नहीं होती। अगर ऐसी माँ के घुटने से लगकर बैठना था तो मुझसे शादी क्यों की। मेरे अंदर जलन का मादा उभरने लगा। जब अदनान कमरे में आए तो मैं सोने के लिए लेट चुकी थी। अदनान बोले, मरियम सो गई हो क्या? क्या सोऊं नहीं तो और क्या करूं? आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अम्मा के पास बैठने के लिए तो आपके पास वक्त ही वक्त है। अब जब नींद आने लगी तो तब उठकर कमरे में आ गए। मरियम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज तो हम बाहर इतना घूमे फिरे, खूब इंजॉय किया। सारा दिन मैं अम्मा के पास बैठा ही कहाँ हूं। मैं उठा कर बोली, तो जाए ना अम्मा के पास, वहीं जाकर सो जाए। अदनान बोले, मरियम तुम खामखा बात का इशू बना रही हो। मैं तो बस ये देखने गया था कि अम्मा सो चुकी हैं या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मुझे कभी कभार देर सवेर हो जाती तो अम्मा बहुत परेशान हो जाया करती हैं। मुझे आदत है कि घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले अम्मा से मिलने के लिए उनके कमरे में जाता हूँ, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। वो माँ है मेरी, उन्होंने बहुत मुश्किलों से मुझे पाला और मेरी परवरिश की। मैं करवट लेकर मुंह दूसरी साइड पर करते हुए बोली, अदनान बस करें, मुझे नींद आ रही है। मैं मजीद बहस में नहीं पड़ना चाहती। आपको जो अच्छा लगता है वो करें। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि मेरी सास ने नित नई फरमाइशें शुरू कर दी। मेरी सास को मेरे काम पे लगने की खुशी ही इतनी थी कि उन्होंने मुझसे खीर का बड़ा सा पतीला बनवाकर पूरे मोहल्ले में बांटा। बकौल उनके, ये उनके खानदान में रस्म है। जिसने शादी से पहले कोई काम ढंग से नहीं किया था, खीर का पतीला बनाना मेरे लिए किसी मुहाज पर खड़े होकर लड़ने से कम नहीं था। खुद तो अम्मा चारपाई पर बैठी सिर्फ मुझ पर हुक्म ही सादिर कर रही थी। जैसे तैसे करके मैं खीर बना चुकी तो वो बोली, मरियम मुझे चखाओ तो सही, कैसी बनी है? मैं मुंह में बड़बड़ाई। एक तो इन्हें हर वक्त खाने की लगी रहती है। मैंने प्लेट में निकालकर खीर अम्मा को दी। खाने के बाद वो अपने माथे पर शिकन डालते हुए बोली, खीर तो कुछ खास नहीं है। मरियम, क्या तुमने इससे पहले कभी खीर नहीं बनाई थी? मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, नहीं अम्मा, मेरी अम्मा ने मुझे कभी कुछ करने ही नहीं दिया था। अरे वाह, तुम्हारी अम्मा भी खूब है, जिसने तुम्हें शादी से पहले कुछ भी नहीं सिखाया। वरना तो हर माँ की कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी को हर चीज सिखाकर ससुराल भेजे। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत सुघड़ हो। मैं अपनी सफाई देते हुए बोली, अम्मा बेशक मैंने कभी घर में कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ आता है। अम्मा खीर की प्लेट एक साइड पर रखते हुए बोली, अरे बीबी, ऐसे आने का भी क्या फायदा? अब ये खीर ही खाकर देखो, इसका कोई जायका ही नहीं है। जब ये मोहल्ले में बांटोगी तो लोग खाकर बातें करेंगे ही। मैं गुस्से से पैर पटकती किचन में चली गई। चम्मच को पतीले पर गुस्से से रखती हुई बोली, क्या मुसीबत है? एक तो इतनी गर्मी में काम करो, फिर भी पसंद नहीं आता किसी को। किसी काम को हाथ तो नहीं लगाती, जो मैं करती हूँ उसमें भी कीड़े निकालती है। मैं खीर का चम्मच मुंह में डालते हुए बोली, अच्छी भली तो है, अम्मा को तो वैसे ही आदत है बातें बनाने की। खीर बनाने के बाद से अम्मा ने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया। मैं अकेली सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती, और मेरी सास या तो गली मोहल्ले की औरतों से मिलने के लिए निकल जाती और कितनी कितनी ही देर घर से बाहर रहती, या फिर चारपाई पर तमाशाई बनी मुझे काम करते हुए रोकती टोकती रहती। मैं तो घर के काम करके तंग आ चुकी थी। बाज दफा तो मेरा जी चाहता था कि ये सब कुछ छोड़कर एक लंबे अरसे के लिए अपने मैके चली जाऊं, पर क्या करती, मेरा मैका भी नजदीक ही था। अगर मैंने अपने अम्मा अब्बा के घर जाना होता तो अदनान सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मा अब्बा के घर छोड़ जाते और शाम को वापसी पर ले आते। यूं मुझे चंद घंटे सुकून के नसीब होते। शुरू से ही मुझे इतना काम करने की आदत नहीं थी। मैं तो काम से कतराया करती। एक दो दफा मैंने अदनान से शिकायत की तो वो बोले, मरियम मैं अम्मा से बात करता हूँ, सफाई वगैरह के लिए मुलाजमा रख लेते हैं, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। मैं बोली, मगर अदनान मुझे नहीं लगता कि अम्मा मानेंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मा से बात करता हूँ, और अगर वो ना मानी तो मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारे साथ काम में हाथ बटा दिया करें। अदनान अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो मैंने बाजू से पकड़कर अदनान को रोक लिया। अदनान, अम्मा को बिल्कुल भी शक न हो कि मैंने आपसे मुलाजमा वाली बात कही है, वरना आपके जाने के बाद मुझे हजारों बातें सुनना पड़ेंगी। अदनान इस बात में सर हिलाते हुए चले गए। जब अदनान अम्मा के कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह करने में मशगूल थी। अदनान अपनी माँ के पास बैठा बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर बुढ़ापे के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। जैसे ही अम्मा तस्बीह से फारिग हुई तो अदनान की तरफ देखते हुए बोली, आ गया मेरा बच्चा? जी अम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अम्मा तजस्सुस से अदनान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोलो, कौन सी ऐसी जरूरी बात है? अम्मा वो मैं कह रहा हूँ, क्यों ना हम घर की सफाई के लिए एक मुलाजमा रख लें? घर के इतने काम होते हैं, मरियम अकेली थक जाती है। अम्मा बोली, देखो अदनान, हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी तो फैमिली है नहीं। आज आके हम 3 लोग हैं। मैं भी तो शुरू से घर के सारे काम खुद ही करती आ रही हूँ।
और फिर तुम्हारा बजट भी तो इतना नहीं है कि तुम एक मुलाजमा रख सको। जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उससे तो घर के खर्चे ही पूरे होते हैं। अदनान बोला, अम्मा घर के खर्चों के साथ साथ आपने सेविंग भी तो की हुई है ना, आखिर वो किस दिन काम आएगी। अम्मा बोली, बेटा वो सेविंग मैंने खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के लिए की है। जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, अखराजात तुम्हारी तनख्वाह से तजावुज कर जाएंगे, फिर तुम ये सब कुछ कैसे करोगे। मैं तो बस यही सोचकर तुमसे कह रही थी, बाकी जो तुम्हें बेहतर लगे। मैं माँ हूं, मैं तुम्हारे आने वाले कल के लिए फिक्रमंद हूं। और रही घर के कामों की बात, तो मैं हूं ना, मैं मरियम का घर के कामों में हाथ बटाती हूं। तुम तो जानते हो अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझसे कहाँ सारे घर का काम होता है। जब जवान थी तो ये काम मेरे लिए जरा बराबर भी भारी नहीं था। अदनान भी अम्मा की बात से मुत्तफिक हो गया। जैसे ही अदनान कमरे में वापस आया, मैं चट से बोली, क्या कहा अम्मा ने, आप कब मुझे मुलाजमा रख कर दे रहे हैं। अदनान बोला, देखो मरियम, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं हैरानगी से अदनान की तरफ देखते हुए बोली, क्या ठीक कह रही हैं। यही कि हमारी छोटी सी तो फैमिली है और घर के काम होते ही कितने हैं, तुम और अम्मा मिलकर कर लिया करो। अगर हमने ऐसे ही फजूल खर्ची की और मुलाजमा रखी तो जो थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी जाती रहेगी। मैं अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था कि आप अपनी अम्मा की बातों में आकर यही फैसला करेंगे, मेरी तो आपको जरा भी फिक्र नहीं है। अदनान बोले, मरियम ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अम्मा कह रही हैं वो भी तो गलत नहीं है। तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो। मैं गुस्से में किचन में चली गई। मुलाजमा तो ना रखने दी, अलबत्ता अम्मा ने घर के कामों में मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया, बल्कि ज्यादातर काम मैं अम्मा से ही करवाती। जब अदनान के आने का टाइम होता तो मैं खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ कर लेती। मुझे देखकर अदनान यही समझता कि घर का बाकी काम मैं ही करती हूँ। एक दिन अदनान के ऑफिस चले जाने के बाद मैं सरदर्द का बहाना करके लेट गई। घर का सारा काम अम्मा ने ही किया। नींद पूरी करने के बाद असर के टाइम में उठी। अम्मा नमाज के लिए वजू कर रही थी। मुझे कमरे से निकलता हुआ देखकर बोली, मरियम अब तुम्हारा सरदर्द कैसा है, ठीक हो ना। मैं तुमसे पूछने के लिए तुम्हारे कमरे में गई थी, मगर तुम बेखबरी की नींद सो रही थी, तो मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, जी अम्मा, पहले से कुछ बेहतर हूं। अम्मा बोली, अच्छा तुम आराम करो, अदनान आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि तुम्हें डॉक्टर को चेक करवा कर ले आए। मैं नमाज पढ़ लूं, उसके बाद हंडिया चढ़ा दूंगी। मैं बोली, अरे नहीं अम्मा, इतनी गर्मी हो रही है, आप किचन में कहाँ खाना बनाएंगी, मैं बना लेती हूँ, आप नमाज पढ़ लें। अम्मा बोली, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नमाज पढ़ने के बाद अम्मा साथ वाली हमसाई के घर चली गई और मैं किचन में खाना बनाने लगी। अदनान ऑफिस से आते ही सीधा पानी पीने के लिए किचन में आ गए। खाना बनाते हुए मेरे कपड़े पसीने से तर थे। मुझे देखकर अदनान बोले, आज बेगम साहिबा क्या बना रही हैं। मैं बोली, आपके पसंदीदा कद्दू के कोफ्ते, आपको पसंद है ना। अदनान बोले, हाँ बहुत ज्यादा, और वो भी जब बीवी के हाथ के हों। जल्दी से खाना बनाकर बाहर आओ, देखो किस कदर पसीने से तर हुई पड़ी हो। और ये अम्मा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। मैं बोली, पता नहीं, गई होंगी किसी के घर, उन्हें और काम ही क्या है। एकदम मुझे चक्कर सा आया। इससे पहले कि मैं गिरती, अदनान ने मुझे थाम लिया। मरियम क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना। मैं अपने माथे को अपनी उंगलियों के पोरों से मसलते हुए बोली, पता नहीं, सुबह से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अदनान बोले, तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, कम से कम मुझे कॉल ही कर देती, मैं आकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मैं बोली, अम्मा ने कहा था कि शाम को जब अदनान आएगा तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल नहीं की कि कहीं अम्मा नाराज ना हो जाए। अदनान बोला, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अदनान मेरे हाथ से चम्मच लेकर रखते हुए बोला, चलो ये सब छोड़ो, हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं बोली, अदनान मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मरियम, बस तुम जल्दी से चेंज करो। अदनान अम्मा को बताए बगैर मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, वो सुनते ही अदनान खुशी से पागल हो रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़े बोले, मरियम आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। मैं बोली, अदनान आपकी खुशी आपके चेहरे से झलक रही है। जब हम लोग घर वापस आए तो अम्मा सहन में चारपाई बिछाए बैठी थी। हमें देखते ही उठ खड़ी हुई, अरे तुम लोग मुझे बिन बताए कहाँ चले गए थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अदनान बोले, अम्मा आपने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि मरियम की तबीयत ठीक नहीं है। वो इतनी गर्मी में किचन में खाना बना रही थी, उसे चक्कर आया। अगर मैं वहां मौजूद न होता तो न जाने क्या से क्या हो जाता।
वो तो शुक्र है कि नुकसान होने से बच गया। अम्मा बोली, बेटी मैं तो सुबह से मरियम को। मैं जल्दी से अम्मा की बात काटते हुए बोली, अम्मा आपके लिए खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। अम्मा मुझे अपने साथ लगाते हुए लाखों दुआएं देने लगी। तुम लोग बैठो, मैं शुक्राने के नफिल पढ़ लूं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। अदनान अम्मा से कहने लगे, अम्मा अब एक बात का ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ने मरियम को बेड रेस्ट का बोला है, अब इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अम्मा बोली, अदनान तुम फिक्र ही ना करो, मैं खूब अच्छे से इसका ध्यान रखूंगी। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार रहेगा जब मैं अपने पोते या पोती को अपनी गोद में खिलाऊंगी और ये घर उसकी किलकारियों से गूंज उठेगा। अच्छा तुम मरियम को कमरे में ले जाओ, ये थोड़ा आराम कर ले। मैं नफिल पढ़ने के बाद तुम लोगों का खाना कमरे में ही दे आऊंगी। और मरियम तुम मेरी एक बात सुनो, खबरदार अगर तुम अपने कमरे से बाहर आई, जितना हो सके आराम करो। अदनान मुझे लेकर कमरे में चले गए। वो मुझे बेड पर बिठाते हुए बोले, अब मैं तुम्हें किचन में बिल्कुल ना देखूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही बरतो। अम्मा है ना, वो खुद ही सब देख लेंगी। तुम बस अपना और आने वाले नन्हे मेहमान का ख्याल रखो, यही तुम्हारा काम है। मैं नाजो नखरे से बोली, अच्छा जी, अब क्या मैं बिस्तर से ही लग जाऊं? घर के छोटे मोटे काम करने में आखिर क्या बुराई है? अम्मा बेचारी अकेले थक जाएंगी और वैसे भी अब उन्हें काम करने की आदत ही नहीं रही, क्योंकि सारा घर तो मैंने संभाला हुआ है। अदनान बोले, अच्छा तुम ये सब छोड़ो और बताओ क्या खाओगी? अभी तुम्हारे लिए बाहर से लेकर आता हूं। मैं नागवारी से मुंह बसरते हुए बोली, फिलहाल तो मेरा कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा, बस कुछ देर आराम करना चाहूंगी। अदनान मुझे लेटाते हुए बोले, अच्छा तुम आराम करो, मैं जरा बाहर से चक्कर लगा लूं। शुरू के 2-4 दिन तो मैंने काम को हाथ तक ना लगाया। मेरी सासी खाने से लेकर सफाई तक सब खुद ही करती। मैं बहुत खुश थी कि चलो मां बनने के बहाने ही काम से तो जान छूटी, वरना तो मेरी सास मुझसे कोई न कोई काम करवाती ही रहती। मैं रोज रोज की खिदमत गुजारी से तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो ऐसा जी चाहता कि मुंह पर ही जवाब दे डालूं कि मुझसे नहीं होता ये सब, मगर क्या करती, अदनान के हाथों मजबूर थी। महीने के आखिर पर अदनान को जब ऑफिस से सैलरी मिलती तो वो थोड़ा बहुत जेब खर्च निकाल कर सारी की सारी सैलरी अपनी अम्मा के हाथ पर रखता, और ये बात मुझे शिद्दत से चुभती थी। मुझे ये किसी तौर भी मंजूर नहीं था कि अदनान अपनी तनख्वाह लाकर अपनी माँ को दें, क्योंकि मुझे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अदनान के आगे हाथ फैलाना पड़ता। अब मैं इस घर में अम्मा की हुकूमत खत्म करना चाहती थी, क्योंकि शादी के बाद अदनान की सैलरी पर सिर्फ मेरा हक था। इस महीने भी हमेशा की तरह अदनान ने अपनी तनख्वाह लाकर मेरे पास बैठी अम्मा के हाथ पर रखी तो मैं नागवारी से अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा शायद मेरे दिल की बात समझ गई थी, इसीलिए बोली, अदनान अब तुम ये जिम्मेदारी अपनी बीवी पर डालो। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब ये घर की जिम्मेदारी मुझसे मजीद नहीं निभाई जाती। तुम ये तनख्वाह मरियम को दो, वो अपने हिसाब से अब ये घर चलाएगी। मैं दिल में बहुत खुश थी कि अम्मा ने तो मेरे दिल की बात कह दी, मगर साथ ही अदनान बोले, नहीं अम्मा, जब तक आप हमारे सरों पर कायम हैं तब तक ये जिम्मेदारी तो आपको ही उठाना पड़ेगी। और वैसे भी मरियम को जो चीज चाहिए होती है मैं उसे लाकर देता हूँ, तो उसे इन पैसों की क्या जरूरत है, आप इन्हें अपने पास ही रखें। मैं गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई। अदनान मुझे गुस्से से कमरे में जाता हुआ देखकर मेरे पीछे ही आ गए। वो मेरे रूबरू होते हुए बोले, मरियम ये क्या था, तुम ऐसे वहां से क्यों उठकर आ गई? आखिर तुम्हें किस बात पर गुस्सा है? मैं चटक कर बोली, अदनान मुझे किस बात पर गुस्सा आना चाहिए? इस बात पर कि मैं इस घर को चलाने के काबिल नहीं, या फिर इस बात पर कि मैं आपकी तनख्वाह की हकदार नहीं? एक बीवी का अपने शौहर की कमाई पर सबसे ज्यादा हक होता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे आपकी कमाई पर मेरा तो कुछ हक है ही नहीं, इसीलिए तो आपने अम्मा को मुझे ये हक देने से रोक दिया। अदनान मुझे कंधों से थाम कर सोफे पर बिठाते हुए बोले, देखो मरियम, ये घर शुरू से अम्मा चलाती आ रही हैं, उन्हें घर के अखराजात का बखूबी अंदाजा है। वो ये सब एक तरतीब से लेकर चलती हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूं और मेरी कमाई पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही अम्मा का भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और इस काबिल बनाया कि मैं आज एक अच्छी जॉब पर फाइज हूं। रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें जो चाहिए होता है मैं वो ला कर देता हूं। मैंने कभी तुम्हारे फराइज में कोताही नहीं बरती। वो मेरी थोड़ी से पकड़ते हुए मेरा मुंह अपनी तरफ करते हुए बोले, अच्छा आज हम बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं और साथ में शॉपिंग भी करेंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनते ही मेरा मूड एकदम बदल गया, क्योंकि मुझे शुरू से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो मैं उठकर जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन मैंने अपने मैके वालों की दावत की। मेरी शादी के बाद वो लोग पहली दफा मेरे घर आ रहे थे। मैं चाहती थी कि उस दावत में किसी किस्म की कोई कमी न रहे। मैंने अपनी सास को कुछ चीजें लिख कर दी और कहा, अम्मा ये मुझे बाजार से ला दे। अम्मा माथे पर शिकन डालते हुए मुझसे वो पर्ची तो ले गई, लेकिन जब बाजार से वापस आई तो अम्मा का चेहरा उतरा हुआ था। वो गुस्से से चारपाई पर सामान पटकते हुए बोली,
एक तो ये दुकानों वालों ने भी इतनी महंगाई कर रखी है, समझ ही नहीं आती कि बंदा आखिर क्या खरीदे और क्या नहीं। वो मुझे आवाज देते हुए बोली, मरियम मैं ये सामान ले आई हूं। जब मैंने सामान चेक किया तो मैं बोली, अम्मा इसमें तो पूरा सामान है ही नहीं। मैंने जो चीजें आपको लिख कर दी थी उनमें से कुछ चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो अम्मा गुस्से से बोली, बीबी मैं क्या करूं, अदनान मुझे कोई लाखों रुपए तो देता नहीं है कि मैं यूं कागजों की तरह पैसों को उड़ाती फिरूं। फिर जो लाकर दिया है इसी में गुजारा करो। मैं बोली, लेकिन अम्मा आज पहली दफा मेरे घर वाले यहाँ आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज की कमी बेशी हो। अम्मा बोली, हाँ तो घर में सभी कुछ है जिससे उनके लिए मुनासिब खाना बन सकता है। मरियम हमें अपनी औकात के मुताबिक पांव फैलाने चाहिए। अगर हम अपनी इस्तिताअत से बढ़कर खर्चा करेंगे तो बाद में हमारे लिए ही मुश्किलात पैदा होंगी। मैं बोली, बस करें अम्मा, मुझे लगता है कि मेरे घर वालों का यहाँ आना आपको गिरा गुजरा है, तो ठीक है मैं उन्हें मना कर देती हूँ। अम्मा बोली, मरियम मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो कुछ घर में है उससे मुनासिब खाना बना लो। मैंने वो सामान उठाया और किचन में चली गई। अदनान के आते ही मैंने अदनान के सामने आंसू बहाना शुरू कर दिए। अदनान देखे ना, मेरी शादी के बाद आज पहली दफा मेरे घर वाले यहाँ आ रहे हैं। मैंने अम्मा को कुछ सामान लेकर दिया था जिसमें से चंद सामान वो ले आई और बाकी उन्होंने लाने से इनकार कर दिया। आप ही बताएं मैं किससे कहूं, खाना अच्छा ना हुआ तो मेरे साथ साथ आपकी भी इंसल्ट है। अदनान गुस्से में भरा हुआ अम्मा के कमरे में गया। मैं माँ बेटी के दरमियान फूट डाल चुकी थी। अब मैं कमरे के बाहर खड़ी दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगी। अदनान अम्मा से कह रहा था, अम्मा क्या मैं अपनी तनख्वाह लाकर इसलिए आपके हाथ पर रखता हूँ कि आप मेरी बीवी के अखराजात पूरे ना करें? जो सामान मरियम ने आपको लिखकर दिया था वो आपको लाकर देना चाहिए था। अगर खाना अच्छा ना बना तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अम्मा बोली, जिसे जो सोचना है सोचे, मेरी बला से। और रही तुम्हारी तनख्वाह की बात तो वो अपनी बीवी को ही दिया करो ताकि वो अपने मैके वालों की दावतें उड़ाती फिरे। अदनान बोले, अम्मा आपने ये उल्टी बातें कब से करना शुरू कर दी? अम्मा बेचारगी से अदनान की तरफ देखते हुए बोली, जब से तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कान भरना शुरू कर दिए। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारी पसली देखकर ही चलती हूँ। अगर मैं यूं बिला वजह पैसे उड़ाने लगी तो जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उसमें तो सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरेगा। उस दिन अम्मा और अदनान की खूब बहस हुई। जब मेरे घर वाले आए तो अम्मा ने उनसे ठीक तरह से बात न की। इस बात की वजह से मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। अदनान मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि मैं कोई काम न करूं और मुकम्मल रेस्ट करूं। अदनान मुझ पर बहुत गुस्सा थे कि मैं लापरवाह हूं। उन्होंने मुझे सख्ती से वार्न किया कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी तबीयत बिगड़ने के कुछ दिन बाद मेरी सांस हड्डियों के दर्द की बीमारी में मुब्तला हो गई। वो दिन रात घुटने पकड़कर बैठी रहती और कोई काम न करती। मैं भी सारा दिन तो कमरे में लेटी रहती, लेकिन जैसे ही अदनान के आने का टाइम होता मैं काम में लग जाती और रोज नित नए बीमार होने के बहाने ढूंढती। अदनान भी मेरे बहानों को सच समझता और रोजाना अपनी अम्मा से लड़ता कि अम्मा आप अच्छे से जानती हैं कि मरियम की तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ तो ख्याल किया करें, वो हर वक्त कामों में लगी रहती है। अम्मा अपने घुटनों को दबाते हुए बोली, अदनान मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है। मैं सोच रही थी कि तुमसे कहूं कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। न जाने मेरे घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो गया है। अपने आने वाले बच्चे की मोहब्बत के आगे अदनान के लिए हर रिश्ता बेमानी था। अब तो वो छोटी छोटी बातों पर विचरने लगा था और मैं भी अम्मा को जलील करवाने का कोई मौका हाथ से जाने न देती। पहले जो अदनान अपनी अम्मा से पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाता था, अब वो हर काम मुझसे पूछ के करता। महीने के आखिर पर जब ऑफिस से तनख्वाह मिलती तो वो लाकर मेरे हाथ पर रखता। मैंने अदनान को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। एक दिन जब मैं और अदनान सुबह के वक्त नाश्ता कर रहे थे तो अम्मा अपने कमरे से निकली। वो अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखे झुककर चल रही थी और चलते चलते एकदम से वो जमीन पर गिर पड़ी। अदनान ने मुंह में डालते हुए निवाला वहीं पर फेंका और जल्दी से अम्मा को उठाकर कमरे में ले गया। मुझे बोला, तुम अम्मा के पास रुको, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि अम्मा को यूरिक एसिड का मसला है, जिसकी वजह से हर वक्त इनके घुटनों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखकर दी जो कि बहुत महंगी थी। अदनान मेरे पास आया और बोला, अम्मा की दवाइयों के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैं बोली, अब चूंकि महीने का दरमियान होने वाला है इसीलिए मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो सब पैसे लगा चुकी। अदनान बोले, क्या तुमने 1 महीने की तनख्वाह 15 दिन में उड़ा दी? यार ऐसा कैसे चलेगा। चलो ठीक है, मैं बैंक से निकलवा कर अम्मा की दवाइयाँ ले आता हूँ, और अब ये दवाइयाँ तो हर हफ्ते लाना लाजमी है। अदनान अगर दवाइयों पर ही इतने पैसे खर्च होते रहे तो हम ये घर कैसे चलाएंगे? और अब तो कुछ ही महीनों में बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे। अदनान कहने लगे, मैं नहीं जानता
जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बात की बात में देखी जाएगी। अम्मा हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती। अब तो मैं अम्मा को ताने देने लगी क्योंकि वो बोझ बन गई थी, और ऊपर से फिर दवाइयों का इतना खर्चा। मैंने अपने शौहर को अपनी सास के खिलाफ कर दिया। अब तो अदनान का ये हाल था कि वो आते जाते अम्मा को नजर भरकर भी ना देखता था। एक दिन मेरी सास मुझसे बोली, मरियम, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो। बेटी, खुदा की लाठी बेआवाज है, अल्लाह से डरो। सास की ये कड़वी और जहर आलूदा बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सास को बहुत गालियां दी और तहैया कर लिया कि अब तो उसे इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक दिन शाम के वक्त मैंने अपनी तबीयत के बिगड़ जाने का बहाना किया। मेरा शौहर बोला, ये सब कैसे हुआ? तो मैंने कहा, आज फिर अम्मा जमीन पर गिर गई थी। मैंने सहारा देकर उन्हें चारपाई पर लेटा तो दिया, न जाने अचानक मुझे क्या हुआ कि मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ गई। मैं आंसुओं के साथ रोने लगी। अदनान, आपको पता है, अम्मा मुझे कह रही थी कि मैं तो तबीयत खराब होने के बहाने करती हूँ। मैंने अम्मा से कहा भी था कि डॉक्टर ने मुझे ज्यादा वजन उठाने से मना किया है। उसके बावजूद अम्मा बोली कि मुझे उठाने से कोई तुम्हारा बच्चा थोड़ी मर जाएगा। ये सुनकर अदनान तैश में आ गया। मरियम, आज के बाद तुम अम्मा का कोई काम नहीं करोगी, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, तुम उनके नजदीक भी नहीं जाओगी। मैं बड़ी मकारी से अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा दी। अब सिर्फ मेरा एक ही मिशन था, वो ये कि अपनी सास को दारुल अमान भेज दूं, मगर ये बात मैं अदनान से डायरेक्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने बातों बातों में अदनान को इशारा दिया कि अब तो मैं ऐसी हालत में नहीं हूं कि अम्मा को संभाल सकूं। दारुल अमान में बहुत से बेसहारा बूढ़े होते हैं और फिर वहां पर देखभाल भी अच्छी होती है। क्यों ना आप अम्मा को दारुल अमान छोड़ाएं, ऐसे ही वहां पर उनका दिल लगा रहेगा। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो हम अम्मा को वापस घर ले आएंगे। अदनान बोले, मगर मरियम, क्या अम्मा वहां पर जाने के लिए मानेगी? क्यों नहीं, आप उनसे कहना कि मरियम की डिलीवरी के बाद हम आपको घर ले आएंगे। आप उन्हें जरा तरीके से समझाना, वो आपकी बात जरूर समझ जाएंगे। अदनान बोले, अच्छा ठीक है, अब तो काफी रात हो चुकी है, मैं सुबह ही अम्मा से बात करके उन्हें दारुल अमान छोड़ाऊंगा। सुबह होते ही अदनान अपनी अम्मा के कमरे में गया। वो अभी फजर की नमाज से फारिग हुई थी। अदनान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी माँ से यह बात कैसे कहे। अदनान को देखकर उसकी अम्मा बोली, क्या मुझसे कोई बात कहना चाहते हो? अदनान खामोश रहा तो उसकी अम्मा बोली, मुझे लगता है तुम किसी उलझन में हो, बताओ आखिर बात क्या है? तो अदनान बोला, अम्मा आपको तो पता है मरियम के आखिरी दिन चल रहे हैं, उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि वो कोई भी वजनी काम न करे। सारा दिन घर में उसके अलावा तो और कोई होता नहीं है जो आपकी देखभाल कर सके। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आपको दारुल अमान छोड़ दूं। यह सुनकर अम्मा के चेहरे के तासुरात बदल गए। उनके चेहरे पर दुख और गम के असरात थे। अदनान बोला, अम्मा आप फिक्र न करें, जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो जाएगी मैं आपको वापस ले आऊंगा। उस वक्त अदनान की अम्मा का दिल गम से भरा हुआ था। एक मान जो एक माँ को अपने बेटे पर होता है, वो उस दिन टूट कर रेजा रेजा हो चुका था। अम्मा बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। मुझे इस घर में लाना चाहे ना, मगर मुझसे मिलते आते रहना, क्योंकि मेरी आंखों की ठंडक तुम ही से है। अम्मा की इस बात से अदनान का दिल कट कर रह गया। वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कभी भी अम्मा को खुद से जुदा न करता। अम्मा अदनान के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कब जाना है? बस अभी मरियम से कहता हूँ कि वो आपकी पैकिंग कर दे। मैंने फटाफट से अम्मा के कपड़े और दवाइयाँ बैग में रखी। घर से जाते हुए अम्मा बार बार पलटकर घर को देख रही थी। उनकी आंखों की नमी बता रही थी कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो अपनी सास के घर से जाने पर बहुत खुश थी। मैं ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि अब अदनान अम्मा को दारुल अमान छोड़ाएगा और मैं मजे से रहूंगी। कुछ दिनों के बाद आधी रात को अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई तो अदनान मुझे हॉस्पिटल ले गए। मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां मैंने चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। अदनान बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी। वो मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोले, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए शुक्रिया। मैं बोली, अच्छा अदनान देखो तो ये किस पर गया है? अदनान अपना माथा मसलते हुए बोले, ये तो बिल्कुल अपनी दादू जैसा लग रहा है। मैं जलकर बोली, ये मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही होगा, किसी दूसरे पर थोड़ी जाएगा। अदनान बोला, वो दूसरा नहीं बल्कि माँ है मेरी। मरियम तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? मैं बात को बदलते हुए बोली, अच्छा हम घर कब जा रहे हैं? बस अभी थोड़ी देर में कुछ फॉर्मेलिटी है, मैं वो पूरी करने के बाद अभी आता हूँ। डिलीवरी के बाद जब मैं घर आई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं फिजा में खुलकर सांस ले रही हूँ। मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। अब मैं उस घर की अकेली मालकिन थी।
एक दिन अदनान मुझसे बोले, मरियम क्यों ना मैं जाकर अम्मा को ले आऊं, अब तो तुम भी मुकम्मल ठीक हो चुकी हो, उनका भी तो जी चाह रहा होगा कि वो अपने पोते को देखें, उसे अपनी गोद में खिलाएं। मैं बोली, अदनान बस करें, अब तो यहाँ इस घर में या तो अम्मा रहेंगी या मैं और मेरा बच्चा। अदनान हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोले, मगर मरियम तुमने कहा था कि हम अम्मा को तुम्हारी डिलीवरी के बाद ले आएंगे। अब तो हमारा बेटा भी 3 माह का हो चुका है, वो अपना बेटा होने के बावजूद वहां लावारिसों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। मैं बोली, अदनान मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बस ये जानती हूँ कि अगर अम्मा इस घर में आई तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बल्कि अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। अदनान गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए वहां से चले गए। उसके बाद से अदनान उदास उदास रहने लगे। ना तो वो मुझसे सीधे मुंह बात करते और ना ही मुझे ज्यादा टाइम देते। मैं जानती थी कि वो ये सब अम्मा को घर ना लाने की वजह से कर रहे हैं, मगर मैं भी अपनी बात की पक्की थी। अम्मा को तो इस घर में मैं हरगिज आने नहीं दूंगी, और ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि अदनान कभी भी मुझे और अपने बेटे को नहीं छोड़ सकते। इसी बात ने मेरे पांव इस घर में मजबूत किए हुए थे। अब मैं सारा दिन काम करती और साथ में अपने बेटे को भी संभालती। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी कमर में हल्का हल्का सा दर्द रहने लगा। पहले तो मुझे यह था कि बच्चे की पैदाइश की वजह से है, बाद में खुद ही ठीक हो जाएगा, मगर यह दर्द तो मुस्तकिल रहने लगा था। उस हल्की हल्की कमर दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर ली। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी जब एकदम से मेरी कमर में शदीद दर्द की लहर उठी। इतवार का दिन था। अदनान कमरे में लेटे सो रहे थे। एकदम से वो मेरी आवाज सुनकर बाहर आए। तकलीफ की वजह से अब तो मेरा खड़ा रहना भी मुहाल था। मेरा पूरा जिस्म जैसे कांप रहा था। मैं बोली, अदनान मुझे बचा ले, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तुम हिम्मत से काम लो, 1 मिनट तुम यहाँ बैठो, मैं कमरे से अरहम को ले आऊं, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शदीद दर्द की वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। मैं बोली, अदनान जल्दी करें। जाते ही डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। अदनान ने अर्जेंटली वो टेस्ट करवाए। टेस्ट आने में भी कुछ देर बाकी थी। मैं तकलीफ की वजह से करहा रही थी। अदनान मुझे तसल्ली देते हुए बोले, मरियम तसल्ली रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी टेस्ट आने वाले हैं। कुछ देर के बाद अदनान वो टेस्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर टेस्ट की रिपोर्ट को काफी देर गौर से देखते रहे। न जाने क्यों मेरे दिल में होल उठ रहे थे कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अदनान बोले, डॉक्टर सब ठीक तो है ना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर अफसोस से मुझे देखने लगी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई जब डॉक्टर ने कहा, आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ चुकी है। यानी कि आप ये समझ लें जैसे कि पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा मारा जाए तो उसमें दरार पड़ जाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी की भी यही कंडीशन है। क्या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसके बायस आप कमर के बल गिरी हो और आपकी ये हालत हो गई हो? मैं बोली, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अदनान बोले, डॉक्टर साहब इसका हाल क्या है, क्या ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बोली, नहीं, ये मेडिसिन से कभी भी ठीक नहीं होंगी। इसके लिए हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर वापसी पर मैं लगातार रोती जा रही थी। अदनान मुझे तसल्लियां दे रहे थे, मगर उस वक्त मुझे किसी तसल्ली की जरूरत नहीं थी। मैंने गाड़ी की सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली और बोली, अदनान आप जानते हैं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अदनान तजस्सुस से मेरी तरफ देखते हुए बोले, क्यों? क्योंकि मैंने आपकी अम्मा के साथ बहुत बुरा किया है। बिला वजह आपको अम्मा के खिलाफ भड़काती रही, घर से निकालकर अम्मा को दारुल अमान भेज दिया। ये सब मुझे अपने किए गए गुनाहों की सजा मिल रही है। अदनान बोले, मरियम तुमने चाहे अम्मा के साथ जो भी किया, मगर वो कभी भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी की खुशी तुम में है। मैं बोली, अदनान मेरी एक बात मानेंगे? अदनान बोले, कहो। अदनान गाड़ी दारुल अमान ले चले, अम्मा को साथ लेते हुए घर जाएंगे। मैं उनसे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ। हो सकता है अल्लाह ताला मेरी मुश्किल आसान कर दे, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। मैं उनके सामने अपने गुनाहों का अजाला करना चाहती हूँ। जब हम अम्मा से मिलने के लिए आए तो पहले से काफी बूढ़ी लग रही थी। शायद हमारी जुदाई ने टाइम से पहले उन्हें बूढ़ा कर दिया था। अम्मा को देखते ही मैं अम्मा के गले लगकर खूब रोई और अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगने लगी। अम्मा अरहम को अपनी गोद में लेते हुए बोली, अपने पोते से मिलने के बाद मैं इस कदर खुश हूँ कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ घर नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। घर जाकर मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं बोली, अम्मा खुदा के वास्ते, इसमें अदनान का कोई कसूर नहीं है। ये आपके फर्माबरदार बेटे हैं। मैंने इन्हें आपसे बदगुमान किया और ये इंतहाई कदम उठाने के लिए मजबूर किया। मैं अम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए रोने लगी।
अम्मा, इस वक्त हमें आपकी ज़रूरत है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चों को माफ़ कर देती है, ऐसे ही आप भी हमें बच्चे समझकर माफ़ कर दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अदनान बोले, वैसे भी अम्मा, हमारे अलावा वरहम को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। अम्मा बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ, मगर तुम लोगों की वजह से नहीं, बल्कि अपने पोते की वजह से। इसे देखने के बाद अब मेरा भी जी यहाँ नहीं लगेगा। अम्मा के घर आ जाने पर मैं और अदनान बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के बाद अम्मा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। दारुल उमान में अम्मा को अच्छे से दवाइयाँ दी गई, जिसकी वजह से वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो अम्मा घर के कामों के अलावा मेरा हर छोटे से छोटा काम अपने हाथ से करती। एक दिन मैं अम्मा के हाथ थामे अम्मा को अपने पास बिठाते हुए बोली, अम्मा आप बहुत अच्छी हैं, शायद मुझे ही आपको समझने में देर हो गई। अम्मा मेरा चेहरा थपकते हुए बोली, मरियम, ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं, हम चाहे जितना मर्जी एक दूसरे के साथ मुखलिस हो जाएं, फिर भी एक खलल बाकी रहता है। अब ये हमारे खुद के हाथ में होता है, या तो इस खलल को बढ़ा दें या फिर ख़त्म कर दें। मैं खुश हूँ कि तुमने इस खलल को ख़त्म कर दिया। मैं बोली, अम्मा आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? अम्मा बोली, माफ़ करने के लिए नाराज़गी ज़रूरी होती है, और मैं तो कभी भी तुम लोगों से नाराज़ थी ही नहीं, क्योंकि एक माँ का अपने बच्चों से नाराज़ रहकर कभी भी गुजारा नहीं होता। वो मेरे ऊपर कंबल उड़ाते हुए बोली, अब तुम आराम करो, मैं अरहम को देख लूँ। अम्मा के जाने के बाद मैंने गहरा सांस खारिज किया और सोचने लगी कि रिश्तों को समेटना और बखेरना इंसान के खुद के हाथ में होता है। मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूँ जिसने बर वक्त मुझे समझ अता की और मैंने इन रिश्तों को बिखरने से बचा लिया। आज हम सब लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, और ये सब अम्मा की दुआओं का असर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।